बेटा हमारा चैप्टर यहाँ पे जो चल रहा है वो है गवर्नमेंट बजट। ठीक है, गवर्नमेंट बजट के अंदर हमने फर्स्ट क्लास में ये पढ़ा था कि गवर्नमेंट बजट के दो पार्ट्स होते हैं, जिसका नाम होता है एक तो बजट एक्सपेंडिचर और एक होता है बजट रेवेन्यू। उसके बाद हमने इसके अंदर पढ़ा था लास्ट क्लास के अंदर कि हमारी जो रिसीप्ट्स होती हैं वो कितने तरीके की होती हैं। ठीक है, हमने बेसिकली रिसीप्ट्स पढ़ी, जैसे कि कैपिटल रिसीप्ट थी या फिर रेवेन्यू रिसीप्ट थी, उसके हमने टाइप्स पढ़े कि कैसे कैसे हमारे पास पैसा आता है। आज का टॉपिक उसके अपोजिट जाता है हमारा, कौन सा? देखो सीधा सा लॉजिक है, अगर हम बात करते हैं कि बजट के दो पार्ट्स थे, एक था बजट रिसीप्ट और एक था बजट एक्सपेंडिचर। बजट रिसीप्ट के भी दो पार्ट थे, बजट रिसीप्ट में क्या था? रेवेन्यू रिसीप्ट और कैपिटल रिसीप्ट। ऐसे ही बजट एक्सपेंडिचर में क्या आएगा आपका? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और। अब बजट एक्सपेंडिचर होता क्या है? कहता है एन एक्सपेंडिचर दैट नाइदर क्रिएट एनी असेट्स नर कॉज एनी रिडक्शन इन द लायबिलिटी। कहता है गवर्नमेंट का कोई भी ऐसा खर्चा ना तो जिससे गवर्नमेंट की कोई असेट्स बढ़ती है, ना ही उसकी लायबिलिटी कम होती है। Examples of a revenue expenditure are salary of the government employee, interest payment on loans taken by the government, pension etc. अब आप सोचो, गवर्नमेंट बेटा जो ओल्ड एज पेंशन दे रही है, ठीक है, वृद्धावस्था पेंशन, उससे गवर्नमेंट की क्या हो रही है? क्या संपत्ति बढ़ रही है उसकी? नहीं बढ़ रही, यानी सर असेट्स में कोई भी इंक्रीमेंट नहीं है। क्या गवर्नमेंट की किसी तरीके से कोई लायबिलिटी, कर्जा कम हो रहा है इससे? कुछ भी नहीं हो रहा, क्योंकि ये क्या हो गया? यूनिलेटरल ट्रांसफर हो गया, एक तरफा भुगतान एक तरीके से। तो गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी ऐसा खर्चा जिससे ना तो उसकी असेट्स बढ़ेगी ना उसकी लायबिलिटी कम होगी, वो सारे क्या कहलाएंगे? हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट कहलाते हैं। ठीक है, तो समझ आ गया, उसका अपोजिट हो गया बेसिकली जो हमने रेवेन्यू रिसीप्ट में पढ़ा था। क्या लिखा है? नाइदर क्रिएट असेट्स न रिड्यूस एनी लायबिलिटी। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर उसका उल्टा हो जाएगा, यानी सर गवर्नमेंट के द्वारा किया गया कोई भी ऐसा खर्चा जिससे गवर्नमेंट की या तो असेट्स बढ़ेंगी, ठीक है, या गवर्नमेंट की लायबिलिटी क्या होगी बेटा? वहां पे कम होगी। अब यहां पे देखो जरा ध्यान से, देखो बेटा, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है सर? हमारा कोई भी ऐसा खर्चा जिसकी वजह से ना तो गवर्नमेंट की, जिससे कि गवर्नमेंट की सॉरी आइदर असेट्स बढ़ेंगी या उसकी लायबिलिटी कम होगी। अब इसके ना थोड़े एग्जांपल समझ लो। यहाँ पे देखो बेटा, इधर यहाँ पे फोकस कीजिए, लिखना नहीं है, यहाँ फोकस करना है पहले। बेटा एक मैंने आपको बताया रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिससे ना तो गवर्नमेंट की असेट्स बढ़ेंगी ना लायबिलिटी कम होगी, ये हो गया रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर की, तो सर गवर्नमेंट का ऐसा एक्सपेंडिचर जिससे गवर्नमेंट की या तो लायबिलिटी कम होगी या उसकी असेट्स बढ़ेंगी। ठीक है, दोनों का एक बेसिक एग्जांपल दूंगा आपको, उससे क्लियर हो जाएगा। भैया अगर गवर्नमेंट ने अपना लोन रीपे करा है, क्या करा है? लोन रीपे। तो जब गवर्नमेंट अपना लोन वापस देगी, चुकाएगी, तो उसकी लायबिलिटीज क्या हो जाएंगी? उधार क्या हो जाएगा बेटा? कर्जा कम हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसी टर्म को ऐसे लिखता हूं कि गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट ऑन लोन दिया है, क्या दिया है? इंटरेस्ट ऑन लोन, यानी गवर्नमेंट ने जो लोन ले रखा था, उधार ले रखा था, उसके ऊपर ब्याज दिया है बेटा उसने। तो क्या उस ब्याज को देने से क्या गवर्नमेंट की लायबिलिटी कम हो रही है? भैया प्रिंसिपल तो वही रहेगा ना, सिर्फ क्या दे रहे हो आप? एक्स्ट्रा इंटरेस्ट दे रहे हो, यानी गवर्नमेंट की लायबिलिटी के अंदर कोई कमी नहीं आएगी, ना ही गवर्नमेंट की कोई संपत्ति बढ़ रही है। समझ आया? तो बेसिक से एग्जांपल्स होते हैं, हमें समझने हैं। एक ही टर्म में फर्क आ जाएगा, लोन रीपे कैपिटल एक्सपेंडिचर, लेकिन उसके ऊपर अगर सिर्फ आप इंटरेस्ट दे रहे हो तो इंटरेस्ट के अंदर गवर्नमेंट की लायबिलिटी कम नहीं होती है। क्यों? लायबिलिटी तब कम होती है जब बेटा आप प्रिंसिपल अमाउंट पे करते हो, ना कि इंटरेस्ट पे करते हो। ठीक है, अब अगला देखिए यहाँ पे, चलो पहले आ जाओ प्रैक्टिस शीट। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कहता है इसमें से कौन सा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स है, बताओ। सी, सर इंक्लूड सैलरी ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। देखो क्यों है ये समझ लो। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मैंने क्या बताया बेटा आपको? ऐसा खर्चा जिससे ना गवर्नमेंट की लायबिलिटी कम हो रही है ना उसकी असेट्स। ठीक है, तो अगर बेटा वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को सैलरी दे रही है, वहां पे लोग काम कर रहे हैं, वो उनको सैलरी दे रही है, तो इससे क्या गवर्नमेंट का कर्जा कम हो रहा है? नहीं हो रहा। क्या उसकी कोई संपत्ति बढ़ रही है? वो भी नहीं बढ़ रही है। तो ये कौन सा एक्सपेंडिचर हो गया आपका? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ अ कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर द गवर्नमेंट। इसमें से कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट का? बोलो। सी, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू हॉस्पिटल। देखो समझना यहाँ पे, इसको ना थोड़ा डिटेल में समझ लो बेटा, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में भी आएगा, नॉलेजेबल चीजें आई है। देखो
इंटरेस्ट पेमेंट ऑन लोन कौन सा एक्सपेंडिचर हो गया बेटा? ये मैंने क्या बताया कि भैया ना तो इससे लायबिलिटी कम हो रही है ना ही असेट्स। पेमेंट ऑफ पेंशन टू द रिटायर्ड एम्प्लॉइज, गवर्नमेंट क्या कर रही है बेटा? जो रिटायर हो चुके हैं रिटायरमेंट पेंशन दे रही है। देखो आपको ना दो चीजें समझनी है यहाँ पे, फिर बोल रहा हूं बार बार, इसको समझ लो। जिसमें भी लायबिलिटी कम नहीं होती असेट्स बढ़ती नहीं है, इसका साइन का मेन इंपॉर्टेंस है यहाँ पे। इसका मतलब क्या है? कोई भी ऐसा खर्चा जिसके अंदर गवर्नमेंट की ना तो लायबिलिटी कम होगी ना उसकी असेट्स बढ़ेंगी और वो खर्चा कर रही है, तो वो कौन सा खर्चा कहलाएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर कोई गवर्नमेंट ऐसा खर्चा करती है जिससे या तो उसकी लायबिलिटी कम हो जाती है या उसकी असेट्स, कंफ्यूजन क्या होती है? दोनों में साइन सेम है, लेकिन यहाँ पे इसको ध्यान रखना है आपने। यहाँ पे इस क्रॉस का मतलब है यहाँ पे नहीं होता ये, यहाँ पे ये चीज होती है। अब सॉरी, गवर्नमेंट बेटा अगर रिटायर्ड एम्प्लॉइज को पेंशन दे रही है तो क्या आपको सोचना है गवर्नमेंट की कोई उधारी कम हो रही है? नहीं हो रही। क्या सर उसकी कोई संपत्ति बढ़ रही है? नहीं बढ़ रही, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू हॉस्पिटल, गवर्नमेंट ने एक नया अस्पताल बनाया तो खर्चा तो हुआ गवर्नमेंट का, लेकिन जब बेटा एक अस्पताल बनाया तो गवर्नमेंट की संपत्ति यानी कि असेट्स क्या हो गई? बढ़ गई ना। असेट्स क्या हो गई वहां पे? उसकी बढ़ गई, तो इसीलिए ये क्या बन जाएगा आपका यहाँ पे? कैपिटल एक्सपेंडिचर। सैलरी ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ऊपर पढ़ के चुके हैं, कौन सा एक्सपेंडिचर होता है हमारा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है। विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्रिएट असेट्स फॉर द गवर्नमेंट, कहता है कौन सा तरीके का एक्सपेंडिचर होता है जो कि गवर्नमेंट के लिए असेट्स क्रिएट करता है? हिमांशु भैया, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, अभी बताया, कैपिटल लिखा भी है यहाँ पे। कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन सा होता है? जो गवर्नमेंट की असेट्स को बढ़ाता है। What is the primary characteristics that distinguish between capital expenditure from revenue expenditure? कहता है इसमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर को आपस में अलग अलग करता है? बोलो। सी, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्रिएट असेट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डज नॉट। कैपिटल एक्सपेंडिचर से क्या होता है? आपकी असेट्स बढ़ती है, लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है। अब आता है बेटा डिफरेंट टाइप्स ऑफ बजट। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बजट, देखो सिंपल समझ लो, पढ़ेंगे बाद में इसको। भैया गवर्नमेंट की दो चीजें हो रही हैं, देखिए इधर, अगर गवर्नमेंट का रेवेन्यू उसके एक्सपेंडिचर के बराबर है तो हम बोलेंगे कि जो बजट है वो क्या है? इक्विलिब्रियम में है। या फिर इक्विलिब्रियम में नहीं बोलेंगे तो इसे बोला जाता है बेटा दूसरी लैंग्वेज में कि बजट जो है ना वो हमारा क्या है? बैलेंस्ड है। क्या बोलेंगे हम उसको? बैलेंस्ड बजट बोलते हैं। ठीक है। एक कंडीशन ये आएगी कि गवर्नमेंट का रेवेन्यू ज्यादा है, गवर्नमेंट के खर्चे कम है। रेवेन्यू का मतलब गवर्नमेंट की इनकम, इनकम ज्यादा है खर्चे कम है, तो उस कंडीशन को बोला जाएगा यहाँ पे सरप्लस, क्योंकि गवर्नमेंट के पास पैसा बचेगा। एक कंडीशन आएगी व्हेन रेवेन्यू इज लेस देन एक्सपेंडिचर, यानी हमारी इनकम कम है खर्चे ज्यादा है, तो उस कंडीशन को बोला जाएगा बेटा यहाँ पे डेफिसिट बोला जाएगा। क्या बोलेंगे हम इसको? डेफिसिट बोलेंगे। ठीक है। अब ध्यान से सुनना बस, अभी यहाँ पे आप देखो, कहता है बैलेंस बजट क्या है? घर पे कर लेना, क्यों देता हूं भाई। बैलेंस बजट क्या है बेटा? यहाँ पे कहता है बैलेंस बजट इज अ कंडीशन in financial planning or the budgeting procedure where the total revenue are equivalent to a, देखो बैलेंस बजट में क्या है? जहां पे आपका जो टोटल रेवेन्यू है या तो इक्विवेलेंट होगा या ग्रेटर देन होगा। ठीक है, या तो बराबर होगा या ज्यादा होगा। अब बजट कैन बी कंसिडर्ड एज बैलेंस्ड इन एक्सपीरियंस आफ्टर अ कंप्लीट ईयर अकाउंट ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंस हैव बीन रिकॉर्डेड। कहता है बैलेंस्ड कब निकाला जाता है बेटा? जब साल कंप्लीट हो जाता है तो गवर्नमेंट ये चेक करती है कि हमारे कितनी इनकम हुई, कितना हमारा खर्चा हुआ, उसकी बेस पे वो तैयारी करती है और ये पता करती है कि हम प्रॉफिट में थे या लॉस में थे। सरप्लस बजट क्या है? अ सरप्लस बजट इज अ कंडीशन व्हेन इनकम और रिसीव्ड ओवर रीच कॉस्ट और आउटले एक्सपेंडिचर। कहता है जब गवर्नमेंट की इनकम या रिसीप्ट उसके खर्चों से क्या होती है? ज्यादा होती है, तो उस कंडीशन में क्या कहलाती है? गवर्नमेंट सरप्लस में कहलाती है। अ सरप्लस बजट नॉर्मली refers to the financial condition of the government. However, individual choose to use the term saving
रेदर देन द बजट सरप्लस। आप उसको गवर्नमेंट की सेविंग्स भी कह सकते हो बजट सरप्लस की जगह, यानी उसको सेविंग्स भी बोला जा सकता है। सरप्लस इज मैनिफेस्टेशन दैट गवर्नमेंट इज बीइंग इफेक्टिवली ऑपरेटेड एंड रेगुलेटेड। मतलब अगर किसी गवर्नमेंट का बजट सरप्लस में आ रहा है तो इसके कहने का मतलब है कि बेटा वो गवर्नमेंट और अच्छे ढंग से काम कर रही है, अपने पैसे का यूटिलाइजेशन क्या कर रही है, बहुत सही तरीके से कर रही है, इसीलिए वो क्या चल रही है, सरप्लस में चल रही है। डेफिसिट बजट क्या है? कहता है डेफिसिट बजट इज सेड टू हैव अकर्ड व्हेन एक्सपेंसेस एक्सीड द रेवेन्यू एंड इट इज अ सिम्पटम टू द फाइनेंशियल हेल्थ। कहता है ये तब होता है जब गवर्नमेंट की जो खर्चे होते हैं वो ज्यादा हो जाते हैं, किसके कंपैरिजन में, उसकी इनकम के कंपैरिजन में। द गवर्नमेंट नॉर्मली यूज दिस टर्म इज स्पेंडिंग इंस्टेड ऑफ एंटिटीज ऑफ इंडिविजुअल। गवर्नमेंट इसको कहते हैं कि हमारी स्पेंडिंग्स क्या हो रही है, खर्चे क्या हो रहे हैं, यहाँ पे ज्यादा हो रहे हैं। ठीक है, देखो भैया, देखो टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, एक तो हो गया बैलेंस्ड। बैलेंस में दो ही, बैलेंस सीधा सा है जो मैंने अभी आपको लिखवाया था, देखो यहाँ बैलेंस सिंपल था, व्हेन रेवेन्यू इज इक्वल्स टू। अनबैलेंस दो तरीके से होगा, या तो रेवेन्यू इज ग्रेटर देन एक्सपेंडिचर या सर रेवेन्यू इज लेस देन एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो ये कुछ क्राइटेरियाज होते हैं हमारे बजट के बैलेंस होने के, या तो सरप्लस होगा, डेफिसिट होगा, या। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, यहां कहता है व्हाट इज द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ बैलेंस्ड बजट। कहता है बैलेंस्ड बजट की क्या की कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। हाँ एरा बोलो। सी सर रेवेन्यू आर इक्वल टू द एक्सपेंडिचर, जब गवर्नमेंट की इनकम एक्सपेंडिचर के बराबर होती है। व्हाई माइट इंडिविजुअल यूज द टर्म सेविंग इंस्टेड ऑफ अ बजट सरप्लस। कहता है इंडिविजुअल उसको सेविंग्स क्यों कहता है बजट सरप्लस की जगह। ए कहता है टू साउंड मोर फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबल। वो ये दिखाना चाहता है कि इंडिविजुअल, देखो हमारे पास अगर पैसा बच जाता है ना तो हम ये नहीं कहते हम सरप्लस में है, हम कहते हैं कि भैया हमारी सेविंग्स क्या चल रही है, ज्यादा चल रही है। तो इससे पता चलता है कि हम एक रिस्पॉन्सिबल नागरिक है, कि हम अपने पैसे को बचाते भी। भैया डे टू डे लाइफ में हम सरप्लस यूज नहीं करते, करता है कोई घर पे वर्ड यूज सरप्लस, यही कहेंगे भैया इस बार पैसा ज्यादा बच गया, इस बार सेविंग ज्यादा हो गई। ठीक है, तो सेविंग्स वर्ड यूज होता है इंडिविजुअल लाइफ में। फिर आता है बेटा What does deficit budget imply about an entity financial situation। कहता है अगर बजट डेफिसिट के अंदर है, ठीक है, तो वो क्या शो करता है, ये करता है अ फाइनेंशियल शॉर्टफॉल, यानी गवर्नमेंट के पास पैसे की क्या हो रही है, वहां पे शॉर्टेज हो रही है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ द गवर्नमेंट बजट फाइनेंस व्हाट डज सरप्लस बजट टिपिकली इंडिकेट। तन्नू ए सरप्लस बजट किसको दिखाता है सर। सी इफेक्टिव ऑपरेशंस एंड रेगुलेशन। भैया सरप्लस में कब आएगी गवर्नमेंट, जब वो इफेक्टिवली काम करेगी, और कैसे काम करेगी, रूल रेगुलेशन गाइडलाइन में रह के काम करती है, तो वो किस में आ जाती है, सरप्लस में आती है। ठीक है, अब बेटा यहां से ना इस चैप्टर का बहुत ज्यादा मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, ये बहुत ध्यान से सुनना बेटा पहले आप। ठीक है, देखिए बेटा इधर, अब इसके बाद बेटा आता है कि मेजर्स ऑफ गवर्नमेंट डेफिसिट। हमने अभी पढ़ा कि गवर्नमेंट का डेफिसिट कब होता है, जब गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं, ज्यादा उसकी इनकम के कंपैरिजन में। तो बेटा गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर के कुछ टाइप्स होते हैं हमारे पास, जिसमें सबसे पहला टाइप होता है सर रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट क्या है, द रेवेन्यू डेफिसिट इज द एक्सेस ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसीव्ड, या इसका जो फॉर्मूला है वो सिंपल है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीव्ड। तो अगर आपसे कोई पूछता है रेवेन्यू डेफिसिट क्या है, तो उसमें क्या करना है आपने बेटा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में वो माइनस कर दो, क्या उसमें से, रेवेन्यू रिसीप्ट्स। कहता है रेवेन्यू डेफिसिट रिप्रेजेंट दैट गवर्नमेंट ओन अर्निंग आर इनसफिशिएंट टू मीट द डे टू डे ऑपरेशंस ऑफ इट्स वेरियस डिपार्टमेंट। कहता है रेवेन्यू डेफिसिट किस चीज को शो करता है, कि जो गवर्नमेंट की अर्निंग्स है ना, वो उसकी जो डे टू डे एक्टिविटीज है उसको बेसिक चीजों को भी पूरा करने के लिए पूरी नहीं पड़ती है। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर शॉर्ट टर्म के लिए मान लो, या ऐसे मान के चलो कि गवर्नमेंट के डे टू डे टास्क भी वो पूरे नहीं कर सकती है। ठीक, ठीक है, तो रेवेन्यू डेफिसिट क्या है, जब गवर्नमेंट के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट की रेवेन्यू रिसीप्ट से ज्यादा होते हैं, और गवर्नमेंट अपनी डे टू डे लाइफ की नीड्स को पूरा करने के लिए भी इतना पैसा इकट्ठा नहीं कर पाती। अब इसकी इम्प्लीकेशंस क्या है, देखो गवर्नमेंट के ऊपर बाद में आते हैं। ठीक है, बेसिकली देखो क्या करती है बेटा, गवर्नमेंट कर क्या क्या सकती है। आप गवर्नमेंट बजट हटा दो, सब हटा दो, प्रैक्टिकल सोचो। भैया हम एक ऐसी सिचुएशन में आते हैं कि हमारे घर के खर्चे ज्यादा है, ठीक है, और हमारी इनकम कम है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे,
बोलना। क्वेश्चन ये है बेटा कि हमारे एक्सपेंडिचर ज्यादा हैं घर के और हमारी इनकम कम है, तो उस कंडीशन में हम सब क्या करेंगे? सेविंग्स यूज करनी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, पहले तो जो हमारी सिचुएशन चल रही है ना कि हमारे एक्सपेंडिचर ज्यादा इनकम कम है, तो यानी कि हमारे सेविंग्स भी ऑलरेडी क्या होंगे, वहां पे कम ही होंगे। चलो हमने फिर भी एक स्टेप ले लिया आपका कि ठीक है सर, हमने अपनी सेविंग्स इस्तेमाल कर ली। अब एक्सपेंडिचर कम करने की कोशिश करेंगे सर, खर्चों को क्या करेंगे हम? कम करने की कोशिश करेंगे। 2 स्टेप्स हो गए हमारे। और सर लोन ले लेंगे। ठीक है, अब इन्होंने बताया कि सर हम क्या करेंगे? लोन ले लेंगे। तीसरा भी हो गया। भैया देखो, क्वेश्चन मेरा यहाँ पे ये था कि हमारे खर्चे ज्यादा हैं, हमारी इनकम कम है, तो आप सबने मेरे को आंसर दिया कि सर सबसे पहले हम अपनी सेविंग्स यूज कर लेंगे। दूसरा सर आपने आंसर दिया कि हम अपने खर्चे कम कर लेंगे। तीसरा आपने कहा कि सर हम अपनी क्या करेंगे? लोन ले लेंगे। उसके बाद भी क्या बच जाएगा? और सर हम अपनी असेट्स वगैरह जो है फिर बेचनी स्टार्ट कर देंगे। तो यही करता है नॉर्मल इंसान, है ना। अब दोबारा से रिपीट कर रहा हूं आपके वहां पे, आपसे क्वेश्चन ये किया गया कि हम सबके खर्चे ज्यादा हैं या हमारी फैमिली के एक्सपेंडिचर ज्यादा है और हमारी इनकम कम है, तो हम क्या क्या करेंगे। तो आपके पास से जो आंसर आ रहा है वो बात करते हैं। पहले आप कितने होनहार हो वो बताता हूँ। सबसे पहला आंसर आया कि सर हम अपनी सेविंग्स को खर्च देंगे। दूसरा आंसर आया सर क्या करेंगे? हम अपने खर्चों को कम कर देंगे। तीसरा सर उसके बाद भी बात नहीं बनेगी तो हम लोन ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद भी बात नहीं बनी तो हम अपनी एसेट्स बेच देंगे। लेकिन सर हम पढ़ इसलिए नहीं रहे कि हम अपनी इनकम बढ़ा लेंगे। हम पहला स्टेप नहीं करेंगे कि हम पढ़ लिख के अपनी इनकम बढ़ा लेंगे, बाकी सब घर बार बेच के रख देंगे हम अपना। ठीक है, लेकिन खर्चे ऐसे रखेंगे हम अपने। तो हम इतने अच्छे बच्चे हैं, तो समझ जाओ कहां पर स्टैंड कर रहे हो। मतलब किसी का तो एक का आंसर आता कि हाँ सर हम पढ़ इसलिए रहे कि हमारी इनकम भी बढ़ सकती है। सर पॉजिटिव तो सोचना ही नहीं हमने, है ना। घर बार बेच दिया पूरा। देखो कितने समझदार हो। प्राउड होना चाहिए। तुम शीशे में देखा करो 2-4 बार घर जाके अपने आप को कि कैसे है हम। ठीक है, जीनियस काइंड बच्चे हो तुम, कमाल हो यार। आओ इधर देखो, घर वाले सुन लेना तुम्हारे, अभी पढ़ाई बंद करा दे तुम्हारी। क्या बेचना तो बाद में भी, अभी बेच लो तुम। आओ देखो इधर। अब बेटा इसकी इम्प्लीकेशंस क्या है? इम्प्लीकेशंस का मतलब होता है बेटा निहितार्थ, यानी कि कोई भी चीज हो रही है ना तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है हम पे। पहला कहता है इट शोज दैट गवर्नमेंट इज यूजिंग सेविंग टू मीट द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट क्या कर रही है बेटा? अपनी सेविंग्स का इस्तेमाल कर रही है। किसके लिए? अपने एक्सपेंडिचर्स को पूरा करने के लिए। इट आल्सो सिग्निफाइज दैट government has to meet its deficit from the capital receipt. This will reduce the assets of the government or will increase the liability of the government. गवर्नमेंट क्या करेगी इस कंडीशन में? बाहर की कंट्रीज से लोन लेगी, बोरो करेगी, तो वहां पे गवर्नमेंट की लायबिलिटीज बढ़ जाती हैं फिर। ठीक है। तीसरा, यूज ऑफ कैपिटल रिसीव्ड विल क्रिएट अ सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। या कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाएगी। देखो होगा क्या, जब गवर्नमेंट लोन लेगी तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो इकोनॉमी में मनी की सप्लाई क्या होगी बेटा? बढ़ेगी। जब जब इकोनॉमी में मनी की सप्लाई बढ़ती है, पैसा बढ़ता है, तो मार्केट में क्या आता है? इन्फ्लेशन आता है। ये हम हर चैप्टर में बढ़ते हुए आ रहे हैं कि इन्फ्लेशन का एक जो मेन रीजन है वो क्या है हमारा? इंक्रीज इन मनी सप्लाई है। इट इंप्लाइज अ रीपेमेंट बर्डन इन द फ्यूचर। इसका इंपैक्ट फ्यूचर जनरेशन पे भी पड़ेगा कि आज प्रेजेंट की गवर्नमेंट क्या लेगी? लोन लेगी। आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन है वो उसको क्या करेगी? फिर भुगतान करती रहेगी। फिर आता है बेटा मेजर टू रिड्यूस द रिवेन्यू डेफिसिट। कहता है किस तरीके से आप अपने रिवेन्यू डेफिसिट को कम कर सकते हो। गवर्नमेंट शुड टेक सम मेजर स्टेप्स एज टू रिड्यूस इट्स एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए बेटा? जो उसके बिना मतलब के खर्चे हैं उसको सबसे पहले क्या करना चाहिए? उसको कंट्रोल करना चाहिए। गवर्नमेंट शुड ट्राई टू इंक्रीज देयर सोर्स ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट। मतलब आपसे ज्यादा समझदार गवर्नमेंट है, वो अपने इनकम सोर्सेज बढ़ाने की कोशिश करेगी। एंड शुड टेक सम सीरियस स्टेप टू कंट्रोल द टैक्स इवेजन। और जो लोग टैक्स की चोरी कर रहे हैं उसके लिए क्या करेगी? वो एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी जिससे कि ज्यादा से ज्यादा टैक्स गवर्नमेंट के पास आ सके। फिर आता है बेटा फिस्कल डेफिसिट। इसको भी ध्यान से समझ लेना पहले। फिस्कल डेफिसिट क्या है? देखो सिंपल सा फॉर्मूला है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीप्ट एक्सक्लूडिंग द बोरोइंग्स। मतलब गवर्नमेंट की टोटल एक्सपेंडिचर। अब ध्यान से देखो यहां पे बेटा, यहां पे देखिए पहले आप सब, देख लो टोटल एक्सपेंडिचर क्या है बेटा? गवर्नमेंट का कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इन दोनों को जोड़ के क्या निकला? गवर्नमेंट का टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल रिसीप्ट क्या है? कैपिटल रिसीप्ट प्लस रेवेन्यू रिसीप्ट। बस इसमें एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि जो भी हम उधार ले रहे हैं, बोरो ले रहे हैं, वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है,
तो फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला होता है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीप्ट अदर देन द बोरोइंग्स। कहता है द एक्सटेंट ऑफ द फिस्कल डेफिसिट इज द इंडिकेशन ऑफ हाउ फार द गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग बॉन्ड्स इट्स मींस। मतलब अपनी इनकम के कंपैरिजन में गवर्नमेंट कितना एक्स्ट्रा खर्च रही है वो दिखाता है हमारा क्या, फिस्कल डेफिसिट, यानी जितने उसके पास पैसे हैं उससे कितना गुना फालतू वो पैसा खर्चती है। अब इसकी इंप्लीकेशंस क्या होंगी जी, देखो, it indicates the total borrowings requirement of the government. The borrowings will not just increase the loan repayment amount, principal amount, but will also increase the obligation to pay the interest. देखो होगा क्या बेटा, जब गवर्नमेंट के खर्चे बढ़ेंगे तो गवर्नमेंट बोरो करेगी, तो बोरो करने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपका प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ता है, आपका मंथली जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो भी क्या होता चला जाएगा, फिर बढ़ता चला जाएगा। इंटरेस्ट पेमेंट विल इंक्रीज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर विच विल लीड टू द रेवेन्यू डेफिसिट। समझ रहे हो क्या हुआ? अभी आप क्या पढ़ रहे हो यहाँ पे, ये देखो ध्यान से समझना इसको जरा पॉइंट को। आप पढ़ रहे हो बेटा यहाँ पे रिवेन्यू डेफिसिट और आप एक चीज पढ़ रहे हो यहाँ पे फिस्कल डेफिसिट, ठीक है? अब पॉइंट समझो, फिस्कल डेफिसिट की वजह से आपको क्या करना पड़ा, बोरो। आपने बोरो करा, आपका उधार बढ़ गया, अब इस बोरोइंग्स के ऊपर आपको क्या पे करना पड़ेगा बेटा, यहाँ पे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, ठीक है? जो आप इंटरेस्ट ऑन लोन पे करते हो, अभी मैं आपको बता के चुका हूं कि जब हम इंटरेस्ट पे करते हैं ना तो मेरी लायबिलिटी कम होती है ना मेरी असेट्स बढ़ती हैं, तो यानी कि ये कौन सा एक्सपेंडिचर हुआ, मेरा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो इस फिस्कल डेफिसिट की वजह से आपका क्या बढ़ जाएगा बेटा, यहाँ पे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा? अब उस रिवेन्यू एक्सपेंडिचर की वजह से आपका क्या बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, अगेन रिवेन्यू डेफिसिट भी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो सारे आपस में क्या होगा, ये इंटरलिंक हो गए कि एक की बढ़ने की वजह से क्या होगी, चेन सिस्टम रिएक्ट करेगा, दूसरा भी क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली। देखो क्यों भैया, जब आप फॉर्मूले की बात करते हो बेटा यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं मैंने जब यहाँ फॉर्मूला लिखा था तो क्या लिखा था, टोटल एक्सपेंडिचर किसको मिलकर बना है बेटा, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को ना। तो जब हमारा फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा तो उसका इंपैक्ट किस पे पड़ेगा, हमारा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर पे भी पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है? दूसरा, इंटरेस्ट पेमेंट विल इंक्रीज द रिवेन्यू एक्सपेंडिचर विच लीड टू द रिवेन्यू डेफिसिट। To meet the deficit, the RBI will print new currency which will increase the money supply and create inflationary pressure in the economy. अब होगा क्या बेटा, अगले फाइनेंशियल ईयर में अपने डेफिसिट को पूरा करने के लिए आरबीआई क्या करेगी, नए नोट छापेगी। जब वो नोट छपेंगे तो मार्केट में पैसे की सप्लाई क्या होगी, बढ़ जाएगी। पैसे की सप्लाई बढ़ने से क्या होगा, इन्फ्लेशन आएगा, महंगाई बढ़ेगी। कहता है बिकॉज ऑफ द बोरोइंग्स फाइनेंशियल बर्डन विल इंक्रीज एंड दिस विल हैम्पर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रोसेस इन द इकोनॉमी। और जितना ज्यादा आप बोरो करोगे आपकी जो डेवलपमेंट प्रोसेस है वो उतनी ही रुक जाएगी, क्योंकि आपके ऊपर क्या आ जाएगा, एक बर्डन पड़ जाएगा, ठीक है? मेजर्स टू रिड्यूस फिजिकल डेफिसिट है क्या, बाय बोरोइंग्स फ्रॉम द एक्सटर्नल और इंटरनल सोर्स फिजिकल डेफिसिट कैन बी रिड्यूस। देखो बेटा, फिजिकल डेफिसिट को कंट्रोल करने का सबसे आसान तरीका क्या है, हमारा एक तरीके से बोरोइंग्स है। RBI will issue a new currency and will lend it to the government against security as to meet the fiscal deficit. This process is called the deficit financing. समझ लो, ये एक नया टर्म आया है, पूछी भी जाती है डेफिसिट कि डेफिसिट फाइनेंसिंग किसे कहते हैं। बेटा जब इकोनॉमी के अंदर फिस्कल डेफिसिट आता है ना, तो उसको पूरा करने के लिए आरबीआई क्या करता है, नए नोट्स प्रिंट करता है। उस सिचुएशन को या उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, हम डेफिसिट फाइनेंसिंग बोलते हैं। इसके बाद आता है बेटा प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है। प्राइमरी डेफिसिट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। यानी जो ऊपर आपका फिस्कल डेफिसिट आया ना बच्चे, उसमें से क्या माइनस कर दो आप, इंटरेस्ट पेमेंट। तो आपके पास जो बच जाएगा वो क्या बच जाएगा, आपका प्राइमरी डेफिसिट बच जाएगा। कहता है इट इंडिकेट्स हाउ मच गवर्नमेंट बोरोइंग्स इज गोइंग टू मीट एक्सपेंस अदर देन इंटरेस्ट पेमेंट। ये हमें ये दिखाता है कि गवर्नमेंट ने एक्चुअल में बोरो कितना किया था, ब्याज के अलावा उसका प्रिंसिपल अमाउंट कितना था बेसिकली, ठीक है? इंप्लीकेशंस क्या है, कहता है इट रिफ्लेक्ट्स द एक्सटेंट टू विच करंट गवर्नमेंट पॉलिसी इज एडिंग टू द फ्यूचर बर्डन। कहता है ये हमें ये दर्शाएगा, देखो सीधी सी बात है, इंटरेस्ट पेमेंट का मतलब है हमने लोन ज्यादा ले रखा है, ये हमें ये दिखाएगा कि आने वाली जनरेशन के ऊपर हमने कितना बर्डन डाल रखा है, किसका, लोन का। If primary deficit is zero, then it shows that fiscal deficit is equals to the interest payment. अगर प्राइमरी डेफिसिट जीरो है तो इसका मतलब फिस्कल डेफिसिट किसके बराबर है, सिर्फ आपका इंटरेस्ट पेमेंट के बराबर है। अभी हम ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी करेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा और समझो बेटा इस चीज को। यहाँ पे देखिए बेटा, हमारा टॉपिक चल रहा है यहाँ पे गवर्नमेंट
बजट, गवर्नमेंट बजट के दो मेन कंपोनेंट्स है बेटा। एक है सर हमारा यहां पे बजट रिवेन्यू, और एक है सर हमारा यहां पे बजट एक्सपेंडिचर। ठीक है, इसके भी आगे सर हमारे बजट रेवेन्यू के दो पार्ट्स हैं सर। एक है हमारा रेवेन्यू रिसीप्ट, और एक है सर हमारी कैपिटल रिसीप्ट। इन दोनों का मतलब सर ये होता है कि रेवेन्यू रिसीप्ट वो होती है जिसमें ना तो गवर्नमेंट की असेट्स कम होती हैं, ना ही गवर्नमेंट की लायबिलिटी बढ़ती है। कैपिटल रिसीप्ट उसके अपोजिट होता है सर, इसमें या तो गवर्नमेंट की असेट्स कम होती है या गवर्नमेंट की लायबिलिटी बढ़ जाती है। अगर सर मैं रेवेन्यू रिसीप्ट की बात करता हूं तो वो होती है हमारा टैक्स इनकम, और अगर हम बात करते हैं कैपिटल रिसीप्ट की तो इसमें आ जाता है आपका एक तरीके से बोरोइंग्स, क्योंकि सर बोरोइंग्स करने से गवर्नमेंट का लोन बढ़ जाएगा, उसकी लायबिलिटी बढ़ जाएगी। टैक्स एक ऐसी इनकम है जिसके बदले में ना तो गवर्नमेंट को कुछ देना, ना उसका कोई कर्जा इंक्रीज होता है। अब उसी के तरीके से आपके पास आता है बेटा अगला पॉइंट, वो आता है सर हमारा बजट एक्सपेंडिचर। इसके भी दो पार्ट्स हैं, एक है बेटा हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो एक है बेटा हमारा यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बेटा हमारा वो होता है जिसमें या तो गवर्नमेंट की असेट्स ना तो बढ़ती है ना लायबिलिटी कम होती है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होता है या तो जिसमें गवर्नमेंट की असेट्स बढ़ती हैं या लायबिलिटी कम होती है। अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करते हैं तो इसमें आता है बेटा इंटरेस्ट ऑन लोन। तो गवर्नमेंट अगर इंटरेस्ट ऑन लोन पे करती है तो इंटरेस्ट ऑन लोन पे करने से ना तो उसकी लायबिलिटी कम हो रही ना उसकी असेट्स बढ़ रही, लेकिन हाँ अगर वो रीपेमेंट ऑफ लोन करती है यहाँ पे, तो रीपेमेंट ऑफ लोन में गवर्नमेंट के क्या हो जाती है यहाँ पे लायबिलिटी कम हो जाती है। तो ये बेसिकली आपका एक चार्ट क्रिएट होता है इस पूरे चैप्टर के अंदर। ठीक है, इसके बाद बेटा इसके क्वेश्चंस थे हमारे नीचे, ये देखिए यहाँ पे कहता व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द रेवेन्यू डेफिसिट एंड व्हाट डज इंडिकेट इन द गवर्नमेंट फाइनेंस। कहता है इसके अंदर से कौन सा फॉर्मूला है जो रेवेन्यू डेफिसिट का है। बी बेटा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीप्ट। ठीक है, उसके बाद आता है व्हाट आर द इंप्लीकेशंस ऑफ अ रेवेन्यू डेफिसिट इन द गवर्नमेंट फाइनेंसिंग। कहता है रेवेन्यू डेफिसिट होने से गवर्नमेंट के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है। इंक्रीज गवर्नमेंट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, रिड्यूस रिलायंस ऑन अ कैपिटल रिसीप्ट, यूज ऑफ सेविंग टू मीट द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड पोटेंशियल इन्फ्लेशन, अ सरप्लस बजट विद नो रीपेमेंट बर्डन। सी आएगा इसमें कि गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा बेटा, अपनी सेविंग्स का यूज करना पड़ेगा डेफिसिट की वजह से। What does a fiscal deficit indicate in government spending and what is the formula to calculate it? कहता है फिस्कल डेफिसिट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है। टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, इट इंडिकेट्स गवर्नमेंट फिस्कल डेफिसिट। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। टोटल एक्सपेंडिचर ग्रेटर देन टोटल रिसीप्ट एक्सक्लूडिंग, इट रिफ्लेक्ट गवर्नमेंट बोरोइंग्स रिक्वायरमेंट। ऊपर वाले में वो कह रहा है कि सेविंग्स करेगी, बेटा सेविंग्स तो हो ही नहीं सकती क्योंकि आपका खर्चा ज्यादा है ऑलरेडी, तो सी पॉइंट आएगा इसके अंदर। दोनों पॉइंट सेम है, फर्क क्या है ऊपर वाले में वो क्या कह रहा है कि वो सेविंग्स करेंगे, तो भैया डेफिसिट की कंडीशन में सेविंग्स कभी भी नहीं होती है। ठीक है, what are the implication of fiscal deficit in the government financial and how it does affect the economy। कहता है फिस्कल डेफिसिट के अंदर क्या है, रिड्यूस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, हायर गवर्नमेंट सेविंग्स, और सरप्लस। ए आएगा इंक्रीज बोरोइंग, इंटरेस्ट पेमेंट, इन्फ्लेशनरी प्रेशर एंड फाइनेंशियल बर्डन। What does a primary deficit indicate in the government policy and what is formula to calculate it? प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला होता है फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। फिस्कल डेफिसिट ए आएगा बेटा आपका फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। ठीक है,